Hello, my dear students. How are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 6 of your history book, which was Bhakti Sufi Traditions, जिसमें हम पढ़ रहे थे changing religious beliefs के कैसे लोगों के रिलीजियस बिलीव्स धीरे धीरे शेप हो रहे थे, चेंज हो रहे थे और कौन कौन से न्यू डिवोशनल टेक्स्ट आने स्टार्ट हो गए किसमें 8th से 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड के बीच में। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस आपने नहीं देखा है तो अभी जाके चेकआउट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। आज इसी चैप्टर का पार्ट 3 हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इट इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। हम देखेंगे कि कैसे सूफी मूवमेंट या फिर जो सूफिज्म का कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे ग्रो होना या एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया था। इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ इस्लाम, यानी कि जब इस्लाम शुरू हुआ था उसके अर्ली टाइम पीरियड में अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल, यानी कि ऐसे लोग जो रिलीजन में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, ऐसा मानने वाले लोग धीरे धीरे इमर्ज होना स्टार्ट हो गए, जो अपने आप को क्या कहने लगे, सूफीज कहने लगे। और उन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया था अपने आप को, एस्टिसिज्म। एस्टिसिज्म मतलब सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन वो लोग फॉलो करते थे। और किस पे बिलीव था उनका, मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म मतलब बिलीफ ऑफ रीचिंग ट्रुथ बाय प्रेयर, यानी कि वो ट्रुथ को अटेन करना चाहते थे प्रेयर्स के थ्रू। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटीरियलिज्म, यानी कि उन्होंने ये जो एस्टिसिज्म और मिस्टिसिज्म था इसको क्यों अडॉप्ट किया, ताकि वो जो ग्रोइंग मटीरियलिज्म था, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की इतनी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी उसके अगेंस्ट। They were critical of the dogmatic definitions and scholastic methods of interpreting कुरान, यानी कि जो क्रिटिकल मेथड थे, डॉगमेटिक मेथड थे कुरान को पढ़ने के, उसको उन्होंने क्या कहते हैं, उसको लेके वो और ज्यादा क्रिटिकल हो गए। एंड सुन्ना ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट अडॉप्टेड बाय theologians, instead they laid emphasis on seeking salvation। उन्होंने क्या कहा कि कुरान को इतना क्रिटिकली पढ़ने से अच्छा है आप उस पर ध्यान दो कि आप सैल्वेशन यानी कि मोक्ष को कैसे अटेन कर सकते हो थ्रू इंटेंस डिवोशन। और उन्होंने क्या कहा कि सैल्वेशन कैसे अटेन हो सकता है, थ्रू इंटेंस डिवोशन, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा डिवोटेड हो जाओ अपने गॉड के प्रति, एंड लव फॉर गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स, यानी कि आप अपने गॉड के लिए लव कैसे शो कर सकते हो, जो भी उन्होंने कहा है, जो गॉड ने अच्छी बातें बताई हैं, जो उनके अच्छे कमांड्स हैं उनको फॉलो करके। एंड बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, और उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया, प्रॉफिट मोहम्मद का, जिसको वो क्या मानते थे, अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानते थे। द सूफीज द सॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, यानी कि कुरान की उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन करी, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। अब मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे कंखास एंड सिलसिलास के बारे में कि कंखास और सिलसिलास क्या थे। By the 11th century, Sufism evolved into a well-developed movement, यानी कि 11th century तक आते आते सूफिज्म एक बहुत ही डेवलप मूवमेंट की तरह बन चुका था, इवॉल्व हो चुका था, जिसकी अपनी खुद की एक लिटरेचर थी ऑन कुरानिक स्टडीज जो कि कुरान पे बेस्ड थी, एंड सूफी प्रैक्टिसेस। द सूफी बिगैन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज। अब जो सूफी लोग थे वो क्या करने लगे, अपनी कम्युनिटीज बनाने लगे अराउंड द हॉस्पाइस नोन एज द शेख, पीर और मुर्शिद, यानी कि किसको फॉलो करने लगे, वो शेख को, पीर को या फिर मुर्शिद को। ही एनरोल्ड डिसाइपल्स। अब ये जो शेख होते थे ये क्या करते थे, डिसाइपल्स को यानी कि स्टूडेंट्स को, जिनको मुरीद बोलते थे, उनको एनरोल करते थे। एंड अपॉइंटेड सक्सेसर, और अपना सक्सेसर भी अपॉइंट करते थे जिसको वो खलीफा बोलते थे। ही एस्टैब्लिश रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट, यानी कि अब ये जो शेख होते थे ये क्या करते थे, स्पिरिचुअल कंडक्ट के लिए कि क्या स्पिरिचुअल कंडक्ट होना चाहिए और कैसा इंटरेक्शन होगा इनमेट्स यानी कि स्टूडेंट्स के बीच में, और जो ले पर्सन और मास्टर, ले पर्सन मतलब जो अनलर्नड पर्सन है, जिनको एक तरीके से स्टूडेंट्स हैं जो उनके बीच में, और जो उनके मास्टर हैं उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा उसको लेके भी कोड्स ऑफ कंडक्ट बनाते थे, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करते थे। सूफी सिलसिलास बिगैन टू क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। धीरे धीरे जो सूफी सिलसिलास थे ये धीरे धीरे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में फैलने लगे अराउंड द 12th century। The word सिलसिला literally means chain। अब ये जो सिलसिला वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग क्या है, एक चेन।
सिग्निफाइंग अ कॉन्टिन्यूस लिंक। अब वो चेन किसको डिफाइन करता है कि चेन मतलब एक कॉन्टिन्यूस लिंक बना हुआ है किसके बीच में, मास्टर और डिसाइपल के बीच में। इट वाज थ्रू दिस चैनल, यानी कि कौन से चैनल, ये जो मास्टर और जो स्टूडेंट के बीच का ये जो चेन, ये लिंक है, ये जो चैनल है, इसके थ्रू ही स्पिरिचुअल पावर को अटेन किया जा सकता है एंड ब्लेसिंग्स वर ट्रांसमिटेड टू डिवोटीज। यानी कि इस चेन, इस पैसेज के थ्रू ही जो टीचर है वो अपने डिवोटीज को ब्लेसिंग्स देते हैं। स्पेशल रिचुअल्स फॉर इनिशिएशन वर डेवलप्ड इन विच इनमें इनिशिएट्स टुक एन ओथ ऑफ एलिजेंस। अब जब कोई भी स्टूडेंट की एंट्री होती थी तो उनको एक ओथ लेनी पड़ती थी जिसको ओथ ऑफ एलिजेंस, एलिजेंस यानी कि लॉयल्टी कहा जाता था, कि वो लॉयल रहेंगे। वो अ पैच्ड गारमेंट, उनको क्या कहा जाता था कि आप एक पैच्ड गारमेंट पहनो और अपने हेड को शेव करो। When the शेख डाइड, अब जब शेख की डेथ हो गई या फिर जो शेख होता था या जो उनका टीचर होता था, जब उसकी डेथ हो जाती थी, his टॉम श्राइन यानी कि उनकी जो दरगाह होती थी, became the center of devotion। तो उनके फॉलोअर्स के लिए वो क्या बन जाती थी, सेंटर ऑफ डिवोशन, उसी की वो पूजा करने लगते थे। दिस एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज, इसी से क्या स्टार्ट हुई, पिलग्रिमेज की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, जिसको जरियत या फिर जियारत कहा जाता था, जियारत टू हिज ग्रेव, पर्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी ऑफ उर्स, सिग्निफाइंग द यूनियन ऑफ हिज सोल विद गॉड। यानी कि जब उनकी डेथ हो जाती थी तो क्या मानते थे कि अब जो हमारे टीचर है उनकी डेथ हो गई है, यानी कि इसका मतलब वो गॉड के साथ यूनिफाई हो चुके हैं। This was because people believed that in death saints were united with God। यानी कि क्या मानते थे कि डेथ के बाद जो सेंट है वो गॉड के साथ यूनाइट हो गए हैं एंड वर thus closer to him, और अब वो उनके ज्यादा क्लोज हैं, जितना वो जब वो जिंदा थे तब नहीं थे, अब ज्यादा वो क्लोज हो चुके हैं। People sought their blessings to attain material and spiritual benefits, thus evolved the cult of Sheikh revered as वली। यानी कि एक नया कल्ट, एक नया ग्रुप इवॉल्व हुआ जिसको क्या कहा जाता था, वली। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट की चिश्तीज क्या थे। Of the groups of Sufis who migrated to India in the late 12th century, the Chistis were the most influential। अब चिश्तीज एक ग्रुप था, ठीक है, ये भी एक सूफी ग्रुप था जो कि माइग्रेट होके आया था इंडिया में 12th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। दिस वाज बिकॉज दे अडेप्टेड सक्सेसफुली टू द लोकल एनवायरनमेंट एंड अडॉप्टेड सेवरल फीचर्स ऑफ इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशंस। यानी कि इन लोगों ने बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया था वहां के लोकल एनवायरनमेंट के साथ, और इंडिया के जितने भी डिवोशनल ट्रेडिशंस थे उनको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया था। द खांखा वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। अब जो खांखा होता था वो क्या होता था, उसके अराउंड सारी सोशल लाइफ रिवॉल्व करती थी। खांखा क्या होता था, इट कंप्राइज्ड सेवरल स्मॉल रूम्स, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स होते थे और एक बिग हॉल होता था जिसको जमात खाना कहा जाता था, वेयर द इनमेट्स एंड विजिटर्स लिव्ड एंड प्रेयर्ड। यानी कि जहाँ पे जो जमात खाना होता था उसमें जो इनमेट्स, वहां के रहने वाले लोग होते थे, वो गैदर होते थे, वहां पे रहते थे और प्रे करते थे। द इनमेट्स इंक्लूडेड फैमिली मेंबर्स ऑफ द शेख। अब जो शेख होते थे उनके फैमिली मेंबर्स ही सब इनमेट्स होते थे, या फिर उनके जो अटेंडेंट्स या फिर जो उनके डिसाइपल्स होते थे वो सब लोग भी वहां रहते थे। देयर वॉज एन ओपन किचन। अब जितने भी इनमेट्स होते थे वहां रहने वाले लोग, उनके लिए एक ओपन किचन जिसको लंगर कहा जाता था, रन ऑन फुतू यानी कि अनआस्क्ड फॉर चैरिटी, यानी कि बिना मांगे सबको खाना और ये सब प्रोवाइड किया जाता था। फॉर मॉर्निंग टिल लेट नाइट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि सुबह से लेकर रात तक हर जगह से लोग आते थे, चाहे वो सोल्जर्स हो, स्लेव्स हो, सिंगर्स हो, मर्चेंट्स हो, पोएट्स हो, ट्रैवलर्स हो, रिच पुअर, हिंदू जोगीज या फिर कलंदर्स, सब लोग वहां पे आते थे डिसाइपलशिप के लिए, एम्यूलेंट्स फॉर हीलिंग या फिर हील होने के लिए, या फिर उसके अलावा शेख के साथ इंटरेक्शन करने के लिए अलग अलग मैटर्स पे। प्रैक्टिसेस दैट वर अडॉप्टेड इंक्लूडिंग गोइंग बिफोर द शेख। अब जब कोई डिसाइपल या फिर कोई विजिटर आता था वो सबसे पहले क्या करता था, ही यूज्ड टू बो डाउन बिफोर द शेख ऑफरिंग वाटर टू विजिटर्स, यानी कि शेख के जो वहां पे लोग होते थे वो क्या करते थे, विजिटर्स को वाटर ऑफर करते थे। शेविंग द हेड्स ऑफ इनिशिएट्स and yogic exercises represented attempts to assimilate local traditions. Sheikh Nizamuddin appointed several spiritual successors। अब जो शेख निजामुद्दीन थे अपने बहुत सारे उन्होंने
स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को अपॉइंट किया एंड डेप्यूटेड देम टू सेट अप हॉस्पाइसेस, यानी कि शेख निजामुद्दीन ने क्या कहा अपने डिसाइपल से कि आप हॉस्पाइसेस यानी कि हेल्थ केयर सेंटर्स बनाओ अलग अलग पार्ट्स में सब कॉन्टिनेंट के। एज अ रिजल्ट द टीचिंग्स प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, अब टाइम के साथ क्या हुआ, जो भी उनकी टीचिंग्स थी, प्रैक्टिसेस थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी चिश्तीज की, उसके अलावा शेख्स की, वो धीरे धीरे रैपिडली स्प्रेड होने लगी। चिश्तीज डिवोशनलिज्म, जियारत एंड दी कव्वाली। अब हम पढ़ेंगे जियारत और कव्वाली क्या थे। पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत, यानी कि एक पिलग्रिमेज होता था जिसको क्या कहा जाता था, जियारत, टू टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स इज प्रेवलेंट, यानी कि वो क्या होते थे, टॉम्स होते थे सूफी सेंट्स के, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। दिस प्रैक्टिस इज एन ओकेजन फॉर सीकिंग सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, यानी कि जो उन टॉम्स में जाके जो शेख होते थे उनका एक तरीके से स्पिरिचुअल ग्रेस, जिसको बरकत भी कहा जाता है, वो लेने के लिए बनाए जाते थे। For more than 7 centuries, people of various creeds, classes and social backgrounds have expressed their devotion and dargahs of 5 great Chishti saints, यानी कि 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स के पास जाके जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो लोग हैं उन्होंने अपने डिवोशन को एक्सप्रेस किया है। अमंग्स दीज, अब ये इसमें कौन कौन आता है, द मोस्ट, इसमें जो सबसे जो फेमस एक श्राइन है वो कौन सा है, ख्वाजा मुइनुद्दीन, पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज। इट वॉज एविडेंटली पॉपुलर, यानी कि ये जो ख्वाजा मुइनुद्दीन थे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, जिनको गरीब नवाज भी कहा जाता था। क्यों, क्योंकि इनकी बिकॉज ऑफ द ऑस्टेरिटी एंड पीटी ऑफ इट्स शेख, द ग्रेटनेस ऑफ हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर, यानी कि इनके जो स्पिरिचुअल सक्सेसर्स थे उनकी ग्रेटनेस की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर थे। एंड द पैट्रनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स, यानी कि इनके जो दरगाह थी या ये जो इनका ख्वाजा मुइनुद्दीन की जो ये जो गरीब नवाज जिनको कहा जाता था, इनका जो श्राइन था वहां पे बहुत पॉपुलर लोग भी आके प्रेयर या ऑफरिंग्स करते थे। सिंस द श्राइन वॉज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट, अब ये जो श्राइन था ये कहाँ था, ट्रेड रूट, दिल्ली और गुजरात के बीच का जो ट्रेड रूट है वहां पे ये लोकेटेड था, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स आते रहते थे। 16th सेंचुरी के आते आते द श्राइन हैड बिकम वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हो गया था ये श्राइन, क्योंकि यहाँ पे अकबर ने भी एक बार विजिट किया था। अकबर यहाँ पे 14 टाइम्स गए, समटाइम्स 2 or 3 times a year to seek blessings of the conquest, fulfillment of vows and the birth of sons, यानी कि क्या पूजा करने गए कि उनकी जितनी भी वॉज हैं, जितनी भी कस्में हैं वो पूरी हो जाए और उनको सन के बर्थ हो उनकी फैमिली में। ईच ऑफ दीज विजिट्स वर सेलिब्रेटेड बाय जनरस गिफ्ट्स, यानी कि जब भी अकबर वहां गए उन्होंने बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स वहां पे ऑफर किए, विच वर रिकॉर्डेड इन एम्पेरिकल डॉक्यूमेंट्स। इन 1568 ही ऑफर्ड, अब 1568 टाइम पीरियड में जो अकबर थे उन्होंने क्या ऑफर किया, अ ह्यूज कॉल्टेड्रॉन यानी कि एक मेटल पॉट होता था, टू फैसिलिटेट कुकिंग, ताकि वहां पे अच्छे से बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाया जा सके। फॉर पिलग्रिम्स ही ऑल्सो हैड अ मॉस्क कंस्ट्रक्टेड विद इन दी कंपाउंड ऑफ द दरगाह, इसके अलावा उन्होंने एक मॉस्क भी कंस्ट्रक्ट कराया था दरगाह के अंदर। Also part of ziyarat is the use of music and dance, including mystical chants performed by specially trained musicians। इसके अलावा वहाँ पे जो musicians हैं या जो dancers हैं जो specially trained होते थे वो भी performance देते थे, जिनको क्या कहा जाता था, कव्वाल्स कहा जाता था। द सूफीज रिमेंबर गॉड ईदर बाय रिसाइटिंग, अब जो सूफीज होते थे वो गॉड को या तो रिसाइट करके यानी कि उनका जिक्र करके याद करते थे, और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा, या फिर समा के थ्रू, लिटरली जिसको ऑडिशन कहा जाता है उसके थ्रू गॉड की जो पूजा है वो करी जाती थी। समा वॉज इंटीग्रल टू चिश्तीज, यानी कि चिश्तीज के लिए समा बहुत इंपॉर्टेंट होती थी एंड एग्जेम्प्लीफाइड इंटरेक्शन विद द इंडिजिनस डिवोशनल ट्रेडिशंस। मूविंग फॉरवर्ड, अब उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती थी या फिर कम्युनिकेशन को कैसे फैसिलिटेट किया जाता था। इट वॉज नॉट जस्ट इन समा दैट द चिश्तीज अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेजेस, यानी कि लोकल लैंग्वेज सिर्फ समा के टाइम पे ही यूज नहीं होती थी। इन दिल्ली दीज एसोसिएटेड विद द चिश्ती सिलसिला कन्वर्स्ड इन हिंदवी, द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, यानी कि हिंदवी क्या थी, लोकल जो पीपल होते थे उनकी लैंग्वेज थी। अदर सूफी सच एज बाबा फरीद, अब बाबा फरीद एक सूफी थे
उन्होंने बहुत सारे वर्सेस कंपोज किए लोकल लैंग्वेज में, विच इनकॉर्पोरेटेड इन दी, जिनको बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा गया। अ डिफरेंट जॉनर ऑफ सूफी पोएट्री वाज कंपोज्ड, एक अलग तरीके का जॉनर सूफी पोएट्री से रिलेटेड कंपोज किया गया इन एंड अराउंड द टाउन ऑफ बीजपुर, कर्नाटका। These were the short poems। अब ये क्या थी, शॉर्ट पोएम्स की फॉर्म में होती थी इन धकानी, अ वेरिएंट ऑफ उर्दू एट्रीब्यूटेड टू चिश्ती सूफीज, जो कि चिश्ती सूफीज लिखते थे। These poems were probably sung by women। अब ये जो पोएम्स होती थी इनको वुमेन ज्यादातर गाती थी जब वो अपने हाउस होल्ड चोर्स परफॉर्म कर रही होती थी, जैसे कि ग्राइंडिंग ग्रेन एंड स्पिनिंग। अदर compositions were in the form of लूरीनामा, लूरीनामा या फिर लूलाबीज। लूलाबीज क्या होती हैं, लोरियां जो कि गा के सुनाई जाती हैं, उनकी फॉर्म में भी होती थी। एंड शादीनामा, वेडिंग सॉन्ग, शादीनामा मतलब वेडिंग सॉन्ग्स जिनको कहा जाता है, या फिर शादीनामा भी उनको। अदर कॉम्पोजिशंस वर इन द फॉर्म ऑफ लूरीनामा और लूलाबीज। लूरीनामा या लूलाबीज यानी कि लोरियों की फॉर्म में होती थी। एंड शादीनामा, शादीनामा मतलब वेडिंग सॉन्ग्स जिनको कहा जाता है, उनकी फॉर्म में भी ये होती थी। अब अगर हम बात करें सूफीज एंड द स्टेट, यानी कि सूफीज और जो स्टेट यानी कि जो किंग्स थे उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता था। A major feature of the Chishti tradition was the austerity, including maintaining a distance from worldly pleasure। यानी कि बहुत मेजर फीचर जो चिश्ती ट्रेडिशन का था वो क्या था, ऑस्टेरिटी को अडॉप्ट करना। ऑस्टेरिटी मतलब वर्ल्डली प्लेजर से दूर रहना। However, this was by no means a situation of absolute isolation। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप पावर में नहीं आ सकते, पॉलिटिकल पावर को अटेन नहीं कर सकते। The Sufis accepted unsolicited grants and donations from political elites। यानी कि जो पॉलिटिकल एलिट्स होते थे उनसे ग्रांट्स एक्सेप्ट करते थे सूफीज। The sultans in turn set up charitable trust, और उसके बदले में जो सुल्तान होते थे वो चैरिटेबल ट्रस्ट को सेटअप करते थे as endowments for hospices and granted tax free land। और क्या ग्रांट करते थे उनको, टैक्स फ्री लैंड ग्रांट करते थे। The चिश्तीज एक्सेप्टेड डोनेशंस एंड कैश। अब जो चिश्तीज होते थे कैश या काइंड की फॉर्म में, काइंड यानी कि ग्रेन हो गया तो उसकी फॉर्म में डोनेशंस को एक्सेप्ट करते थे। रादर दैन अक्यूमुलेट डोनेशंस दे प्रेफर टू यूज दीज फुल्ली ऑन इनमेट। यानी कि इन डोनेशंस को अपने पास अक्यूमुलेट करने की बजाय वो क्या करते थे, लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों के फायदे के लिए उन डोनेशंस को यूज करना प्रेफर करते थे, जैसे कि फूड, क्लोथ, लिविंग क्वार्टर्स या फिर रिचुअल नेसेसिटीज जो होती थी उनमें इनको स्पेंड कर देते थे। Kings did not simply need to demonstrate their association with Sufi, they also required legitimation from them। यानी कि किंग्स के लिए सिर्फ अपने आप को एसोसिएट करना ही जरूरी नहीं था सूफीज के साथ, बल्कि उनके लिए बहुत जरूरी था कि वो इन सूफीज से लेजिटिमेशन ले। लेजिटिमेशन मतलब एक अथॉरिटी, एक अप्रूवल ले। The sultans then sought out the Sufis who derived their authority directly from God। यानी कि सुल्तान्स ऐसे सूफीज को ढूंढते थे जो कि अपने आप को गॉड के साथ डायरेक्टली रिलेट करते थे and did not depend on jurists to interpret the Sharia। Besides, it was believed that the awliya could entreat with God in order to improve the material and spiritual conditions in ordinary human beings। This explains why kings often wanted their tombs to be in vicinity of Sufi shrines। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि क्यों उस टाइम में जो किंग्स होते थे वो ये चाहते थे कि जो उनके टॉम्स हो वो सूफी श्राइन्स के आसपास ही बने हों। And with this we come to an end of our today's session। I hope आपने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल PDF की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं तो हम आपको देते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेस और असाइनमेंट्स, जिनके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 ऑफ भक्ति सूफी ट्रेडिशन यहीं पे एंड होता है। And now I shall see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.